चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। मार्वल स्टूडियोज के फेज 6 की पहली मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। फिल्म की शुरुआत होती है मार्वल मल्टीवर्स के अर्थ 828 से। ये कहानी अर्थ 828 की है, जहां साल 1960 चल रहा होता है। हम देखते हैं फैंटास्टिक फोर के टीम की बिल्डिंग, जिसके अंदर ही लैब और घर दोनों है। वहाँ हम देखते हैं रीड रिचर्ड्स, वो कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी पत्नी स्यू स्ट्रॉम वहाँ आती है। वो रीड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी शादी को बहुत साल हो चुके होते हैं, पर उन्हें ये खुशी अभी तक नहीं मिली होती। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं एक न्यूज चैनल का स्टूडियो, जहां फैंटास्टिक फोर टीम की सफलता और उनकी कामयाबी के लिए उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया होता है। पर उससे पहले शो का एंकर फैंटास्टिक फोर की शुरुआत से सारी कहानी बताई जाती है। वो बताते हैं कि कैसे वो चारों, रीड रिचर्ड्स, उसकी पत्नी स्यू स्ट्रॉम, स्यू का भाई जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम, ये चारों अंतरिक्ष यात्री एक स्पेस मिशन पर जाते हैं। मिशन के दौरान वो ब्रह्मांडीय किरणों के संपर्क में आते हैं, जिनकी वजह से उनके शरीर में अद्भुत शक्तियां आती है और वो पृथ्वी के हीरोज, जिन्हें फैंटास्टिक फोर के नाम से जाना जाता है, बन जाते हैं। जिसमें रीड रिचर्ड्स को मिस्टर फैंटास्टिक, स्यू स्ट्रॉम को इनविजिबल वुमन, जॉनी स्टॉर्म को ह्यूमन टॉर्च और बेन ग्रिम को द थिंग के नाम से जाना जाता है। वो न्यूज एंकर उन्होंने किए हुए कामों के बारे में बताता है, कैसे वो बहुत से सुपर विलेंस के साथ लड़े और जनता को बचाया। और रीड रिचर्ड्स के आविष्कारों से दुनिया की तकनीक काफी आगे बढ़ चुकी है और सीयू की फ्यूचर फाउंडेशन के जरिए की गई कूटनीति ने वैश्विक शांति लाई है। फैंटास्टिक फोर के वजह से शांति और अमन बना होता है। सारे लोग उन चारों के फैंस होते हैं और फिर वो एंकर इन चारों का स्वागत करता है। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने घर फैंटास्टिक फोर बिल्डिंग में आते हैं, जहां हम देखते हैं उनका एक रोबोट दोस्त, जिसे रीड ने बनाया होता है। खाने के टेबल पर रीड और स्यू जॉनी और बेन को अपने बच्चे के आने की खुशखबरी सुनाते हैं। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं हर न्यूज चैनल पर रीड और स्यू के घर में बच्चे के आने की खबर दिखाई जाती है। सारी जनता बहुत खुश होती है। यहाँ फैंटास्टिक फोर के घर में बच्चे के आने की तैयारी शुरू होती है। वो पूरे घर को एक छोटे बच्चे के लिए तैयार करते हैं। बच्चे की सुरक्षा और उसके हर चीज की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ हर न्यूज चैनल पर और लोगों में ये चर्चा होती है कि क्या ये बच्चा भी सुपर पावर्स के साथ जन्मेगा या नॉर्मल होगा। फिर हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड्स अपने बच्चे के टेस्ट और स्कैनिंग के जांच की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे स्पेस से एक सिग्नल मिलता है, जो सीडी में रिकॉर्ड होता है। तभी जॉनी वहाँ आता है। रीड उसे बताता है कि स्पेस से सिग्नल आया है, जो पहले के सिग्नल जैसा ही है। इसके बाद फिर रीड अपने टेलीपोर्टेशन के एक्सपेरिमेंट की टेस्ट कर रहा होता है। जॉनी भी वही होता है, जिसमें वो एक अंडे को 6 मीटर की दूरी पर टेलीपोर्ट करता है। उसका टेस्ट सक्सेसफुल होता है, पर ज्यादा बिजली उसमें इस्तेमाल होती है, जिससे लाइट चली जाती है। फिर हम देखते हैं जॉनी उस स्पेस सिग्नल की सीडी लेकर अपने कमरे में आता है और उसे सुनता है और उस मैसेजेस को डिकोड करने की शुरुआत करता है। यहाँ दूसरी ओर रीड स्यू की टेस्ट्स कर रहा होता है, जिसके जरिए उसे पता चलेगा कि बच्चे में भी कोई सुपर पावर्स है या वो नॉर्मल है। स्यू उसे बोलती है कि हमारा बच्चा सामान्य है। वो उसे अपने पेट पर हाथ रखकर अपने सुपर पावर्स के जरिए बच्चे को दिखाती है, जिससे रीड को भी तसल्ली होती है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। और फिर हम देखते हैं बेन रास्ते से जा रहा होता है। वहीं एक स्कूल के सामने बच्चे उसे कार को उठाकर दिखाने बोलते हैं। बेन बच्चों का मन रखने के लिए कार उठाता है। तभी उन बच्चों की टीचर वहाँ आती है। बेन से बात करती है। बेन बताता है कि वो पहले यही आसपास में रहता था। फिर हम देखते हैं फैंटास्टिक फोर के चारों लोग अपने घर में बात कर रहे होते हैं। तभी बाहर बहुत सी पुलिस वैन्स दिखाई देती है। रीड बताता है कि 47 क्रिमिनल्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। उन सभी को पकड़ लिया जाए तो शांति और सुरक्षा बनी रहेगी, इसलिए मैंने इन पुलिस वैन्स को काम पर लगाया है। फिर चारों को एक साथ खतरे का सिग्नल मिलता है। वो चारों मुड़कर देखते हैं तो आसमान में बहुत रोशनी हो रही होती है। जॉनी अपने सुपर पावर के सहारे उड़कर जाता है तो उसे कोई दिखाई देता है। तभी बाकी तीनों भी उड़ने वाली कार से वहाँ पहुँचते हैं। सारे लोग आश्चर्य से देख रहे होते हैं। तभी फैंटास्टिक फोर भी वहाँ उस जगह पहुँचते हैं। वो देखते हैं तो सिल्वर सर्फर यानी एक लड़की जो सिल्वर कलर की होती है, वो सर्फ बोर्ड पर उड़ रही होती है। वो सभी लोगों के सामने आती है। वो पृथ्वी को चेतावनी देती है, तुम्हारे ग्रह का विनाश होने वाला है। वो बताती है कि गैलेक्टस नाम का एक ब्रह्मांड जीव तुम्हारे ग्रह को निगल जाएगा। ये सब बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी जॉनी यानी ह्यूमन टॉर्च उसका पीछा करता है। वो पृथ्वी के कक्षा के बाहर स्पेस तक उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। पर वो लड़की अलग भाषा में कुछ बोलती है और जॉनी को धक्का मारती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि न्यूज में हर जगह उस सिल्वर सर्फर के बारे में न्यूज चल रही होती है। फैंटास्टिक फोर भी उसी के बारे में जाँच कर रही होती है। तभी रीड बोलता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, जिसके वजह से उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। रीड गैलेक्टस
गैलेक्टस के बारे में बताई गई चेतावनी के मुताबिक बाकी ग्रहों के बारे में जानकारी निकालता है, जिसमें उसे पता चलता है कि बहुत से प्लैनेट पहले थे पर अब उनके अस्तित्व मिट चुके हैं। गैलेक्टस प्लैनेट को खा जाता है और बताता है ऐसे 5 प्लैनेट हैं जिनके बारे में मुझे पता था लेकिन अब वो मिट चुके हैं और नजर नहीं आ रहे। फिर रीड बोलता है कि हम अगले कुछ घंटों में गैलेक्टस को ढूंढकर उससे बात करने जाएंगे। जॉनी उन्हें बताता है कि मैं सिल्वर सर्फर से मिला था, उसने मुझे अपनी भाषा में कुछ बताया था। फिर वो चारों गैलेक्टस के पास जाने के स्पेस मिशन की तैयारी करते हैं। यहाँ जॉनी उस भाषा को डिकोड करने की कोशिश कर रहा होता है। वो स्यू को भी इस सब के बारे में बताता है। फिर जॉनी लैब में जाता है जहाँ रीड उसे नए स्पेस सूट्स दिखाता है और बताता है कि इस सूट को पहनकर भी तुम ह्यूमन टॉर्च की पावर इस्तेमाल कर सकते हो, पर 0 एटमॉस्फेयर में फ्लेम ऑन करने से 10 मिनट के अंदर सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इस बात का ख्याल रखना। जॉनी बहुत खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि फैंटास्टिक 4 की टीम मिशन के बारे में दुनिया को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती है। रीड बताता है कि 4 साल पहले हम स्पेस में गए थे पर वापस आए तो हम सुपर हीरो बन चुके थे। इस बार हम जाएंगे और फिर कामयाब होंगे। फिर हम देखते हैं रीड और बेन अपने घर में स्पेस सूट के बारे में बात कर रहे होते हैं। रीड बेन से बोलता है कि पुराने सूट्स में बहुत सी कमियां थी जिनकी वजह से आज हम चारों ऐसे बन गए हैं। बेन उसे बोलता है कि जो हो गया उसका दोषी अपने आप को मत ठहराओ। और फिर हम देखते हैं कि फैंटास्टिक 4 के चारों लोग और उनका रोबोट स्पेस में जाने के लिए निकलते हैं। सारे लोग उनका हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ आए होते हैं। वो चारों स्पेसशिप में बैठते हैं और टेक ऑफ करते हैं। रीड फोन के जरिए बताता है कि हमारी लॉन्चिंग सक्सेसफुल रही। सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो FTL टेक्नोलॉजी के रॉकेट से अपना रॉकेट जोड़ते हैं। FTL यानी फास्टर देन लाइट टेक्निक के सहारे जंप करके अपने सफर का रास्ता और समय कम करते हैं। वो सिल्वर सर्फर के सिग्नल को ट्रैक कर रहे होते हैं। रीड, बेन और जॉनी आपस में बात कर रहे होते हैं। जॉनी बोलता है जहाँ सिल्वर सर्फर होगी वही हमें गैलेक्टस भी मिलेगा। वो चारों अपने स्पेसशिप के साथ एक प्लैनेट के पास पहुँचते हैं जहाँ रीड को सिल्वर सर्फर के सिग्नल उस प्लैनेट के अंदर से आते हुए नजर आते हैं। वो अपनी शिप को FTL शिप से अलग करके प्लैनेट की ओर आगे बढ़ते हैं। तभी उस प्लैनेट के अंदर से कुछ हरकत नजर आती है। वो चारों घबरा जाते हैं। बेन शिप को चलाते हुए प्लैनेट की ओर ले जाता है। रीड सीयू को अपनी पावर्स के जरिए शिप को इनविजिबल करने को कहता है। वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पूरा प्लैनेट तबाह हो चुका होता है। तभी कोई उनके स्पेसशिप को खींचता है। वो स्पेसशिप को कंट्रोल करते हैं और स्पेसशिप तबाह ना हो इसलिए मेन इंजन बंद कर देते हैं। वो रेड लाइट के अंदर से खींचे चले जाते हैं। तभी एक लाइट उन पर पड़ती है। वो चारों को स्कैन करती है और वो लाइट स्यू के पेट पर जाकर रुक जाती है। तभी सिल्वर सर्फर वहाँ आती है और उन्हें बोलती है कि यहाँ आकर तुम लोगों ने गलती कर दी है। अब गैलेक्टस तुम सबसे मिलना चाहते हैं। वो चारों को लेकर गैलेक्टस के पास ले जाती है। वो चारों अपने स्पेसशिप से बाहर आते हैं। वो सिल्वर सर्फर के साथ चलते हुए आगे जाते हैं। रीड सिल्वर सर्फर से पूछता है कि गैलेक्टस क्या चाहता है, तो सिल्वर सर्फर बोलती है कि वो कुछ नहीं चाहते, वो सिर्फ प्लैनेट खा जाते हैं। स्यू उसे बोलती है कि उसके लिए प्लैनेट तुम चुनती हो, तो वो हाँ बोलती है। जॉनी फिर से ह्यूमन टॉर्च ऑन करके उसके पीछे जाता है और पूछता है कि तुमने मुझसे क्या कहा था, तो वो बताती है। जॉनी उसे इसका मतलब पूछता है तो वो बताती है कि अपनों के साथ मिट जाओ और वहाँ से चली जाती है। जॉनी के स्पेस सूट में सिर्फ 10% ऑक्सीजन बच जाती है। वो चारों गैलेक्टस के सामने पहुँचते हैं। वो बहुत विशाल होता है। गैलेक्टस बोलता है कि कभी मैं भी तुम्हारी तरह था, अरबों साल पहले। फिर दूसरी दुनिया का आम शख्स आया और फिर शुरू हुआ कभी ना मिटने वाली भूख का सिलसिला। वो चारों को बोलता है कि तुम अपनी दुनिया को बचाने आए हो, क्या तुम्हारे पास वो शक्ति है? तो रीड उसे बोलता है कि हाँ हमारे पास है। तभी गैलेक्टस बोलता है कि ये शक्ति तुम्हारे बच्चे के अंदर है। वो उन्हें बोलता है कि इस बच्चे में कभी ना खत्म होने वाली ब्रह्मांडीय ताकत है। ये बच्चा मुझे दे दो और बदले में मैं तुम्हारे प्लैनेट को बख्श दूंगा। रीड उसे साफ मना कर देता है। तभी गैलेक्टस अपनी आंख से स्यू को देखता है जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत जोर से दर्द शुरू होता है। स्यू रीड को बोलती है कि बच्चा आने वाला है। रीड गैलेक्टस को बोलता है कि तुम्हें ना तो हमारा प्लैनेट मिलेगा और ना ही हमारा बच्चा। तभी जॉनी ह्यूमन टॉर्च बनकर गैलेक्टस पर हमला करता है। वो सिल्वर सर्फर जॉनी के पीछे जाती है। यहाँ स्यू को लेकर रीड और बेन दौड़ते हैं अपने स्पेसशिप की ओर। चारों ओर लावा होता है। रीड स्यू को लेकर आगे बढ़ता है। जॉनी के सूट में से ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। वो गिर जाता है। बेन उसे कंधों पर उठाकर स्पेसशिप की ओर दौड़ता है। वो चारों अपने स्पेसशिप में पहुंचते हैं जहां उनका रोबोट भी होता है। वो जल्दी से शिप शुरू करते हैं।
यहाँ स्यू के पेट में बहुत जोर से दर्द शुरू होता है। बेन शिप की कमांड संभालता है और उनका पीछा करते हुए सिल्वर सर्फर भी आती है। बेन स्पेसशिप को एफटीएल सिस्टम से कनेक्ट करके जंप करता है और वो निकलते हैं, पर उसमें सिल्वर सर्फर भी उनका पीछा करते हुए आती है। स्यू जॉनी को सिल्वर सर्फर को मारने बोलती है। जॉनी उसे रोकने जाता है। जॉनी उसे मारकर गिराता है, पर वो वापस आ जाती है। रीड बेन को बताता है कि इस न्यूट्रॉन स्टार के सहारे उसका पीछा छुड़ाएंगे। वो न्यूट्रॉन स्टार के ऑर्बिट में जाते हैं और स्यू स्पेसशिप को इनविजिबल करती है। तभी सिल्वर सर्फर उस न्यूट्रॉन स्टार के अंदर खींची चली जाती है। यहाँ इनका स्पेसशिप वहाँ से बचकर निकलता है और फिर बेन बताता है कि फ्यूल बहुत कम बचा है। वो न्यूट्रॉन स्टार का चक्कर लगाकर उसके ऑर्बिट मोमेंट से स्पेसशिप की स्पीड बढ़ा देते हैं। यहाँ स्यू एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम वो फ्रैंकलिन रखते हैं और फिर वो 1 महीने के लंबे स्पेस मिशन के बाद पृथ्वी पर लौट आते हैं। सारे लोग उनके बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। आते ही वो सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं, जहां रीड बताता है कि हमने गैलेक्टस को नहीं हराया पर उससे बात की है। न्यूज रिपोर्टर्स पूछते हैं कि क्या बात की, तो रीड बताता है कि गैलेक्टस को हमारा बच्चा चाहिए और उसके बदले वो हमारे प्लेनेट को तबाह नहीं करेगा। सारे लोग उनसे बोलते हैं कि तो फिर उन्हें बच्चा क्यों नहीं दिया और बहुत सवाल उठाते हैं। वो चारों यहाँ से अपने घर फैंटास्टिक 4 बिल्डिंग में जाते हैं। यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं सिल्वर सर्फर गैलेक्टस को बताती है कि वो निकल गए। गैलेक्टस उसे बोलता है कि वो बच्चा मुझे हर हालत में चाहिए। उसी के अंदर है ऐसे ताकत जिससे मेरी भूख मिट सकती है और फिर मैं सुकून से मर सकता हूँ। यहाँ फैंटास्टिक 4 की टीम गैलेक्टस के सामना करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। रीड बताता है कि गैलेक्टस के शिप के सैंपल्स की रिपोर्ट के मुताबिक वो हमारे यूनिवर्स से भी बहुत पुराना है और किसी चीज से बना है। वो किस चीज से बना है ये जानने के लिए बहुत सालों का समय लग सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी ने सिल्वर सर्फर से जो बात की थी उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। वो स्यू को भी ये सुनाता है और फिर वो सीडी चलाता है जो उन्होंने इससे पहले भी रिकॉर्ड किए होते हैं। ये दोनों भाषाएं एक ही होती है। जॉनी इस भाषा को डिकोड करने की शुरुआत करता है। यहाँ रीड अपने बेटे फ्रैंकलिन के टेस्ट करता है ताकि उसे पता चल सके कि उसमें क्या ताकतें हैं, पर सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आती है। यहाँ हर न्यूज चैनल पर गैलेक्टस के बारे में न्यूज चल रही होती है और फैंटास्टिक 4 के विरोध में सारे लोग आक्रोश कर रहे होते हैं। फैंटास्टिक 4 के बिल्डिंग के नीचे बहुत से लोग उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तभी स्यू फ्रैंकलिन को लेकर उन लोगों के बीच में जाती है और सभी को समझाती है कि आप सब हम चारों की फैमिली है और मैं अपनी ये फैमिली बचाने के लिए फ्रैंकलिन की कुर्बानी नहीं दूंगी और अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने प्लानेट की कुर्बानी भी नहीं दूंगी। सारे लोग उसकी बातों से सहमत होते हैं और उसका साथ देते हैं। इसके बाद सभी घर के अंदर जाते हैं। वहाँ रीड सभी को बताता है कि हम पृथ्वी को टेलीपोर्ट करके एक अलग सौर मंडल में ले जाएंगे जहाँ गैलेक्टस कभी नहीं पहुँच पाएगा। रीड न्यूज चैनल के जरिए सारी दुनिया को अपने टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताता है कि हम पूरी पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे टेलीपोर्टेशन ब्रिज बनाने का काम शुरू करना होगा। ये सारे ब्रिज एक साथ काम करेंगे और हम पृथ्वी को टेलीपोर्ट करके कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ स्यू फ्यूचर फाउंडेशन के जरिए दुनिया के हर देश को इस मिशन में साथ लेती है और जिन भी धातुओं और जरूरी सामानों की जरूरत है उसके बारे में बताती है। सारे देश दिन रात एक करके मेहनत करना शुरू करते हैं। सारे लोग टेलीपोर्टेशन ब्रिज को बनाने में रात दिन एक कर देते हैं। गैलेक्टस की शिप सिर्फ 4 दिन दूरी पर होती है और मंगल ग्रह को क्रॉस कर चुकी है। यहाँ रीड अपने टेलीपोर्टेशन के तकनीक पर काम कर रहा होता है। तभी रीड को पता चलता है कि इसके लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी और सारी पूरी दुनिया को मिलकर इलेक्ट्रिसिटी की बचत करनी होगी। सारे लोग और देश इसमें सहयोग करते हैं। यहाँ जॉनी उस सिल्वर सर्फर की भाषा को डिकोड कर लेता है और फिर हम देखते हैं फैंटास्टिक 4 के चारों लोग मिलकर दुनिया के हर देश के साथ कांटेक्ट करते हुए टेलीपोर्टेशन ब्रिजेस को ऑन करना शुरू करते हैं। सारे ब्रिज एक दूसरे से कनेक्ट करके पृथ्वी को टेलीपोर्ट करने वाले होते हैं। तभी सिल्वर सर्फर वहां आती है और एक एक करके सारे ब्रिज को नष्ट करना शुरू करती है। रीड बोलता है कि वो यहाँ ब्रिज तोड़ने आई है, तो स्यू बोलते हैं कि नहीं, वो फ्रैंकलिन को लेने आई है। तभी जॉनी ह्यूमन टॉर्च बनकर सिल्वर सर्फर के पास जाता है और उस आखिरी ब्रिज को नष्ट करने से रोकता है और सारे टीवीज पर उसकी भाषा के रिकॉर्ड्स चलाता है, जिसे सुनकर वो चौंक जाती है। जॉनी भी उसी भाषा में उससे बात करता है और उसका असली नाम शेल बाला होता है और उसके ग्रह का नाम बताता है जो कि जेनला होता है। वो उन्हें बताता है कि वो तुम्हारा घर था और तुम अपने ग्रह की साइंटिस्ट थी, पर गैलेक्टस से अपने प्लेनेट को बचाने के लिए तुमने उसकी गुलामी स्वीकार ली और उसने तुम्हें ये बना दिया। वो उन्हें सारे तबाह किए गए प्लैनेट्स की आवाजें सुनाता है जो गैलेक्टस ने खा लिए होते हैं। शेलमाला ये सारी आवाजें सुनकर चीखती है और वहाँ से चली जाती है। जॉनी उसके पीछे जाता है और बोलता है कि मैं अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। वो बोलती है कि ये फैसला तुम नहीं कर सकते, तो जॉनी उससे मदद करने को बोलता है। वो वहाँ से चली जाती है। जॉनी वापस अपने लैब में आता है।
रीड बताता है कि हम कहीं नहीं जा सकते, पर हम गैलेक्टस को टेलीपोर्ट करके कहीं दूसरी ओर भेज सकते हैं। वो बताता है कि हमें उसे उसके शिप से दूर करके इस आखिरी टेलीपोर्टेशन ब्रिज में लाना होगा। वो बताता है कि ये पोर्टल सिर्फ 37 सेकंड्स के लिए ही खुल सकता है और उसे यूनिवर्स के दूसरे कोने में टेलीपोर्ट कर देंगे। वो अपने शिप के बिना भटकता रहेगा। बेन पूछता है कि हम उसे यहाँ तक कैसे लाएंगे। तभी सीयू बताती है कि हम फ्रैंकलिन की मदद से उसे यहाँ ले आएंगे। इसके बाद वो चारों आखिरी ब्रिज के पास जाते हैं, जहाँ फ्रैंकलिन को एक बेबी बास्केट में रखने का आइडिया बनाते हैं। रीड बोलता है जब वो लाइन पार करेगा तब हम बटन दबा देंगे। बेन बताता है कि वो किसी भी रास्ते से आएगा तो रास्ते में लाखों लोगों को कुचल देगा। तभी सीयू आइडिया देती है कि शहर के सारे लोगों को अंडरग्राउंड में करने को बोलती है। सारे लोग अंडरग्राउंड में चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि गैलेक्टस की शिप पृथ्वी के पास पहुंचती है। वो चारों फ्रैंकलिन को ब्रिज के बीचों बीच रखते हैं और छिप जाते हैं। गैलेक्टस अपने शिप से बाहर आता है और फ्रैंकलिन को स्कैन के जरिए ढूंढता है और ब्रिज के पास पहुंचता है। तभी जॉनी उसके आंखों के सामने आग की लपटें फेंकता है और फ्रैंकलिन को उठा लेता है। तभी रीड वहां आकर खाली बेबी बास्केट रख देता है। गैलेक्टस लाइन को क्रॉस करके आने ही वाला होता है। तभी उसे फ्रैंकलिन दूसरी जगह महसूस होता है। वो फ्रैंकलिन की ओर आगे बढ़ता है। सीयू, रीड, बेन और जॉनी उसे रोकने जाते हैं। बेन उसके ऊपर बहुत सी भारी चीजें उठाकर फेंकता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। तभी वो बेन को उठाकर जोर से फेंकता है। वो पृथ्वी के बाहर जाता है पर जॉनी उसे बचा लेता है। रीड गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करता है पर नाकाम हो जाता है। गैलेक्टस फ्रैंकलिन को पकड़ लेता है पर तभी सीयू वहाँ आती है और अपनी ताकत से उसे उसी टेलीपोर्ट ब्रिज के ओर ढकेलते हुए ले जाती है। बेन उसकी मदद करता है। सीयू अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ढकेलती है। रीड उसे बोलता है सीयू बहुत ताकत हो रही है, तुम्हें खतरा हो सकता है, पर वो नहीं सुनती। वो फ्रैंकलिन को और पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी सारी ताकत इस्तेमाल करती है। जॉनी लीवर ऑन करता है जिसमें 37 सेकंड का समय चालू हो जाता है। सीयू उसे पूरी ताकत से उस पोर्टल में ढकेलती है। तभी रीड फ्रैंकलिन को उसके हाथों से छुड़ा कर ले आता है। सीयू जमीन पर गिर जाती है पर तभी गैलेक्टस पोर्टल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। जॉनी उसे ढकेलने जाता है पर तभी सिल्वर सर्फर वहाँ आती है और गैलेक्टस को अपने साथ पोर्टल में ले जाती है। यहाँ सीयू जमीन पर पड़ी होती है। रीड उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो मर चुकी होती है। तभी फ्रैंकलिन अपनी माँ के पास जाता है और फिर सीयू अचानक से जाग जाती है। वो बताती है कि फ्रैंकलिन हमारे जैसा नहीं है बल्कि हमसे बेहतर है। हम देखते हैं सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंकलिन और फैंटास्टिक फोर की टीम का इंटरव्यू होता है। पर तभी उन्हें एक मिशन आता है। वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और फिर फिल्म खत्म होती है। मूवी के लास्ट के सीन में हमें 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ सीयू फ्रैंकलिन को किताब पढ़कर सुना रही होती है। वो दूसरी किताब लेने जाती है और वापस आती है तो देखती है कि फ्रैंकलिन के पास एक हरे रंग के लबादे को ओढ़कर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जो और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर डूम होता है। और फिर लिखा हुआ आता है कि फैंटास्टिक फोर वापस लौटेगी एवेंजर्स डूम्सडे में और फिर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।